वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 14 जुलाई 2022। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं जो हमारा यस्टरडे करंट अफेयर सेशन हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। सेकंड है, प्रोजेक्ट 75 वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द कूलिंग सॉल्यूशन इंसुलीकूल फॉर स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। आप इनके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इनको हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हरियाणा ने सेटअप किया है बैकवर्ड क्लास पैनल। ये स्टडी करेगा बेसिकली सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जो है बैकवर्ड क्लासेस की हरियाणा में, उसको स्टडी करेगा। इसके अलावा क्या रिप्रेजेंटेशन है इनकी, क्या पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में और बाकी जो वर्क्स हैं उसमें। कमीशन को सेटअप किया गया है हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक्ट 2016 के अंडर, और दर्शन सिंह जो है रिटायर्ड जज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इनको नॉमिनेट किया गया है कमीशन का चेयरपर्सन। ये तो हो गया स्टेट स्पेसिफिक। सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है, अंडर आर्टिकल 340 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था बाय 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इंपॉर्टेंट है ये। एनसीबीसी का बेसिकली काम क्या है कि प्रेसिडेंट को जो रिकमेंड करना कि क्या कंडीशंस हैं बैकवर्ड क्लासेस की इंडिया में, इसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। रिपोर्ट अपनी ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया ने अचीव किया है क्लीन एनर्जी टारगेट 9 ईयर्स बिफोर डेडलाइन। ऐसा कहा है यूनियन पावर मिनिस्टर जो है हमारे आर.के. सिंह, उन्होंने सिडनी एनर्जी फोरम में। सिडनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये याद रखना आपने। इंडिया की एट प्रेजेंट जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 162 गीगावाट है, जो कि 41% है, 41% ऑफ 402 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो अभी इंडिया में इंस्टॉल्ड है। 1 गीगावाट ऑफ एनर्जी जो है इट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट ऑफ एनर्जी। 2015 में इंडिया ने कमिटमेंट की थी कि वो 40% ऑफ एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेगा अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कमिटमेंट्स के अंडर। इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। इस फोरम में, सिडनी एनर्जी फोरम में, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पैसिफिक आइलैंड जो नेशंस हैं जैसे समोआ, इनके मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जो लीडर्स हैं मेजर कंपनीज़ के, खासकर वो कंपनीज़ जो लो एमिशन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। एनडीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले UNFCCC का पता होना चाहिए। UNFCCC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इनिशिएट हुई थी 1992 में। इसको फॉर्मलाइज किया गया 1994 में। रियो कन्वेंशन भी इसको कहा जाता है। देन इसका बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को कम करना और एंथ्रोपोजेनिक इंड्यूस्ड जो एमिशंस है उसको कम करना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी देखने को मिलता है। अब इनकी एक मीटिंग्स को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। तो कोप जो 21 नंबर वाली थी, ये कहाँ पे हुई थी? पेरिस में 2015 में। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में। इसका मतलब है कि हर एक कंट्री जो है वो अपने एमिशन टारगेट्स डिफाइन करेगी, इन एमिशंस को कम करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो साइंस काउंसिल है, उनकी फर्स्ट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जीनोमिक एक्सेस जो है उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, ताकि बाकी कंट्रीज़, खासकर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, उनके तक भी ये एक्सेस जो है जीनोमिक्स की ये पहुँच सके। रिपोर्ट ने आर्ग्यू किया यहाँ पे कि जो जीनोमिक एक्सेस है, अगर ये लेसर रिसोर्सेज वाली कंट्री को नहीं मिलती है तो ये जस्टिफेबल, एथिकली और साइंटिफिकली सही नहीं होगा, क्योंकि रिच कंट्रीज़ के पास रिसोर्सेज हैं तो ये जीनोमिक डेटा है, उनको ईजिली एक्सेसिबल है। बट जो लोअर रिसोर्सेज वाली कंट्री हैं वो उनको जो है जीनोमिक्स एक्सेसिबल नहीं है। तो इसको लेकर यहाँ पे बात की गई है। जो फील्ड ऑफ जीनोमिक्स है, इट ट्राइज टू यूज़ ह्यूमन जेनेटिक मटीरियल, किस लिए? स्टडी एंड रिसर्च के लिए, ताकि क्योर एंड ट्रीटमेंट्स जो है मेडिकल कंडीशंस के लिए वो फाइंड आउट किए जा सकें, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं एनिमल साइंसेज एंड एग्रीकल्चर में भी हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जीनोमिक टेक्नोलॉजीज जो है इसकी एक्सेस हमें देनी है लो एंड मिडिल इनकम नेशंस को, ताकि उनके पास जो शॉर्ट कमिंग्स हैं फाइनेंसिस में, लेबोरेटरी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मटेरियल में और हाईली ट्रेंड पर्सोनल्स में उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं पैरासल आइलैंड्स। चाइना ने अभी यूएस की शिप थी उसको भगा दिया है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के पास से। पैरासल आइलैंड्स के बारे में हम देख लेते हैं। ये आर्चीपेलागो है जिसमें 130 आइलैंड्स हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, ये पैरासल आइलैंड्स का ग्रुप है। इक्वी डिस्टेंस है ये चाइना से और वियतनाम से, और बीजिंग जो है यहाँ पे रेफरेंस देता है कि पैरासल आइलैंड्स जो है चाइना की सोवरेन टेरिटरी का पार्ट थे,
और ये 14th सेंचुरी जो राइटिंग्स है सोंग डायनेस्टी जो चाइना की थी उसमें इनका रेफरेंस मिलता है। वियतनाम का कहना है कि 15th सेंचुरी के जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं उसमें आइलैंड्स को वियतनाम की टेरिटरी कहा गया है। 1999 में ताइवान भी अपना जो है क्लेम करता है इस टेरिटरी के ऊपर, इस आर्चिपेलागो के ऊपर। और 2012 के बाद जो है चाइना, ताइवान और वियतनाम तीनों ही कंट्रीज जो है अपने क्लेम रीइंफोर्स करती हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर। यहाँ पे एक और आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड, दैट इज पाटली आइलैंड्स, ये भी आपने याद रखना है, और ये साउथ चाइना सी में है। नेक्स्ट देखते हैं I2U2। ये एक रीजनल फीचर बन सकती है क्वाड की तरह, ऐसा कहा है यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, दैट इज जेक सुलिवन। I2U2 जो है ये ग्रुप है जिसमें इंडिया, इजराइल, US एंड UAE जो है मेंबर्स हैं, और इसको कहा गया है कि एक फीचर बन सकता है वेस्ट एशियन रीजन का, जैसे क्वाड है इंडो पैसिफिक रीजन का। I2U2 के बारे में पढ़ लेते हैं। ये फॉर्म हुआ था, बनाया गया था अक्टूबर 2021 में अब्राहम अकॉर्ड्स के थ्रू, इजराइल एंड UAE इसके बीच में। तो आपने याद रखना है कि अब्राहम अकॉर्ड्स जो है किसके बीच में साइन हुए हैं, इजराइल एंड UAE के बीच में। क्या ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये डील कर सकें कंसर्न मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। उस टाइम पे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसको कहा गया था, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं। I2U2 जो है ये इस ग्रुपिंग में एज वी हैव डिस्कस्ड इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE जो है मेंबर कंट्रीज हैं। I2 यहाँ पे I2 का मतलब क्या है, इंडिया एंड इजराइल, वेयरएज U2 का मतलब है USA एंड UAE। तो जैसे इसको वेस्टर्न क्वाड कहा गया है, तो क्वाड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वाड जो है इसके 4 मेंबर्स हैं। 4 मेंबर्स कौन कौन से हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड बेसिकली स्टैंड्स फॉर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है 4 कंट्रीज के बीच में, जिनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इंश्योर करना और सपोर्ट करना एक फ्री, ओपन एंड प्रोस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। और ये जो आइडिया है क्वाड का, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे जिनको अभी असैसिनेट किया गया है, शिंजो एबे, उन्होंने दिया था 2007 में। तो ये फैक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन लेजिस्लेटर और मैनेजर्स जो हैं ये पाई गई है मिजोरम में। इनकी जो परसेंटेज है 70.9% है। मिजोरम के बाद जो है सिक्किम है विद 48.2%, फॉलोड बाय मणिपुर विद 45.1%। और ये डेटा रिलीज किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है इसको रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपने याद रखना है। इस डाटा में ये भी कहा गया कि फीमेल टू मेल जो वर्कर्स हैं, यूजुअल स्टेटस जो वर्किंग है इनकी मैनेजेरियल पोजीशंस पे, वो ऑल इंडिया लेवल पे 18% है। तो ये भी आपने याद रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे परसेंटेज जो है 30.4% है। और यूटीज़ की अगर बात करें हम, तो बॉटम मोस्ट जो यूटी है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है 1.8% से। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया बाउंड रशियन कार्गो जो है एंटर कर गया ईरान में, एज कॉरिडोर ओपन हुआ है जो। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे चल रही है, कार्गो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ये INSTC का पार्ट है, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अ सी रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो लिंक करता है ईरान एंड रशिया को। फर्स्ट इसका जो आइडिया दिया गया था 2 डेकेड पहले, अब ये की रूट बनता जा रहा है एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। खासकर जब रशियन इन्वेजन हुई है उसके बाद US ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी। हालांकि जो INSTC है दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसमें लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, खासकर US सैंक्शंस लगने के बाद ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर। INSTC के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जिसमें शिप, रेल एंड रोड रूट के थ्रू फ्रेट जो है दैट इज कंटेनर कैरिंग गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप एंड सेंट्रल एशियन रीजन में। इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट रशिया, इंडिया एंड ईरान ने सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में, और फॉर्मली ये साइन किया गया 16 मई 2002 में। एट प्रेजेंट जो मेंबर्स हैं ईरान, इंडिया, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूक्रेन एंड बुल्गारिया को ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि तुर्कमेनिस्तान अभी इसका मेंबर नहीं है, बट हो सकता है आने वाले टाइम में तुर्कमेनिस्तान भी इसका मेंबर बने। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेबल कॉइन्स को लेकर बात की गई है कि स्टेबल कॉइन्स को जो है सेम रिस्क और सेम रेगुलेशंस के तरह ट्रीट करना चाहिए एज पर ट्रेडिशनल डिजिटल करेंसीज। इसका कारण क्या, यहाँ पे कोर्स क्या दिया गया है कि टेरा USD थी एक स्टेबल कॉइन जो था, लास्ट ईयर कोलैप्स कर गया था। स्टेबल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, बट ये बेसिकली एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी है उससे अटैच है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले।
क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो बेस्ड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्रिप्टो करेंसी है जो ये हाईली इनक्रिप्टेड है। इट मीन्स इसको ट्रेस नहीं कर सकते हम। जैसे मान लो ए पर्सन बी पर्सन को क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे सेंड करता है तो सेंट्रल बैंक भी उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि किसने करेंसी भेजी है और किसको रिसीव हुई है। इसको लेकर काफ़ी यहाँ पे अप्रीहेंशंस भी रहती हैं कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस जो है, टेरर फाइनेंसिंग जैसे केसेस बढ़ सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। स्टेबल कॉइन इसका ही एक एडवांस्ड वर्जन है, बट इसमें मेन प्रोविज़न क्या है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी के साथ अटैच्ड है। इट मीन्स इसकी वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा कैसे है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है इसका अंडरलाइंग असेट नहीं है कुछ भी, और ये डिमांड पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि डिमांड के ऊपर बेस्ड है कि अगर इसकी डिमांड बढ़ रही है तो इसके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइजेस भी इसके सडनली डाउन आ जाते हैं। बट स्टेबल कॉइन में ऐसा नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है स्टेबल कॉइन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टेबल कॉइन के, जैसे टीथर है, डाई है, बाइनांस है, पैक्स डॉलर है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन फैक्ट्री जो है ओपन अप हुई है कहाँ पे, चेन्नई में। और कौन सी कंपनी का नाम क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस है, ये नाम आपने याद रखना है। बेसिकली रॉकेट इंजन को बनाएगी ये। इसको इनॉग्रेट किया है एन चंद्रशेखरन ने जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, एस सोमनाथ ने जो चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के। ये फैसिलिटी जो है, ये कंपनी जो है यूज़ करेगी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है बिल्ड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। 3D प्रिंटेड की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, ये कैसे काम करती है, 3D मॉडल डिज़ाइन कर दिया जाता है पहले कंप्यूटर में। देन जब फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो लेयर बाय लेयर इसमें मटेरियल जो है डाला जाता है और इसको 3 डायमेंशनल शेप दे दी जाती है। देन इनका एक रॉकेट है अग्निबाण, अल्ट्रा लाइट लॉन्च व्हीकल है, जो इसरो के जो अपकमिंग स्मॉल लाइट कमर्शियल रॉकेट है उससे भी इसका कम है वेट। देन जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है नॉर्मली उनका वेट है 300, मतलब वो 300 केजी तक का वेट कैरी कर सकते हैं, लोड कैरी कर सकते हैं। अग्निबाण जो है ये 100 केजी तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 700 किलोमीटर अबव अर्थ ये जा सकता है। एक और प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट कंपनी है, जो स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, ये भी ऐसे ही एक रॉकेट पे काम कर रही है, इंडिजिनस रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम। नेक्स्ट देखते हैं गोटाबाया जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, ये मालदीव्स भाग गए हैं क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और इकोनॉमिक क्राइसिस के मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो कोविड पेंडेमिक की वजह से टूरिज्म सेक्टर जो था श्रीलंका का वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी रही हैं, गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम होने लग गया। देन चाइनीज़ कंपनी से इन्होंने लोन ले रखा था, वो डेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया श्रीलंका के ऊपर। इसके अलावा इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ इनकी ऐसी रही, जैसे इन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काफ़ी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काफ़ी फोकस किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इनकी काफ़ी डाउन आ गई। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से श्रीलंका जो है अभी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। तो लोगों का प्रोटेस्ट वहाँ पे जारी है, जिससे प्रेसिडेंट जो है वो भाग गए हैं, मालदीव्स भाग गए हैं। और उन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे रनिल विक्रमसिंघे, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया है अंडर आर्टिकल 37 ऑफ द श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 37.1 क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट या तो इलनेस या किसी और कारण से अपनी ड्यूटीज जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में वो पीएम को एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं और किसी कैबिनेट मिनिस्टर को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 40 क्या है, आर्टिकल 40 में अब इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट, आर्टिकल 37 की बात कर रहे हैं, इस केस में क्या है कि प्रेसिडेंट अगर किसी बीमारी या किसी और कारण से अपनी ड्यूटीज एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 40 में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं तो आर्टिकल 40 इन्वोक किया जाएगा। इस आर्टिकल में क्या है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया अपनी टेन्योर से पहले, इट मीन्स 5 ईयर टेन्योर है, अगर उस टेन्योर से पहले वैकेंट हो जाता है तो उस केस में इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट की जाएंगी रिमेनिंग टर्म के लिए, मतलब रिमेनिंग टर्म के लिए नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा। और इलेक्शंस जो है विद इन 1 मंथ ऑफ वैकेंसी जो है जब अराइज हुई है उसके अंदर अंदर कंडक्ट करने होंगे। बट यहाँ पे केस क्या हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिजाइन नहीं किया है, उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को। तो इन यहाँ पे एक तरह से हम देख सकते हैं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, दोनों में यही डिफरेंस है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।